नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाली है मेरे भाई आपकी एसएससी फाउंडेशन संकल्प बैच की इंग्लिश की डेमो क्लास 1। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। ये संकल्प बैच आपके लिए 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए आया है, जिसमें आप एक ही बैच से सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ये स्टेनो या बाकी अन्य जिन एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस बैच से आपको एक एग्जाम नहीं तैयार करना है, इस बैच से आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। आपका फोकस होना चाहिए कि सर मैं इस बैच से अपना मैथ तैयार करके जाऊंगा, ये इस बैच से मुझे अपना मैथ तैयार करना है। चाहे वो फिर वो मैथ्स आपका सीजीएल में काम आए, चाहे वो सीएचएसएल में काम आए, चाहे फिर वो आए सीपीयू में। आपको टारगेट करना है सर इस बैच से मुझे अपनी इंग्लिश तैयार करनी है। आप मेरे से करो या संजीव सर से करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको इंग्लिश तैयार करनी है। फिर वो इंग्लिश सब में काम आएगी, ऐसा नहीं है वो एमटीएस के लिए अलग होगी, स्टेनो के लिए अलग होगी, सीजीएल के लिए अलग होगी, सीएचएसएल के लिए अलग होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बैच में जो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, देखो अब तक जो मैंने बैचेस पढ़ाए हैं उनमें मैंने इंग्लिश, अगर टीचिंग वाले बैचेस हैं तो मैंने एकेडमिक इंग्लिश ज़्यादा पढ़ाई है। अगर आपके सीजीएल वगैरह के एसएससी के बैचेस है तो फिर वहां पर मैंने क्या पढ़ाई है, थोड़ी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाई है। लेकिन जब से एडिक्विटी की एंट्री हुई है, तब से आपकी एकेडमिक इंग्लिश भी पूछी जाने लगी है। जैसे आपने देखा, पहले एसएससी में सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता था, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। पहले एसएससी में फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछी जाती थी। पहले एसएससी में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पूछा जाता था। ये एकेडमिक इंग्लिश का पार्ट होता है, लेकिन अब पूछा जाने लगा है। ये सब चीजें आपके टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाया करती थी। तो जो मेरे टीचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहे। इस बैच में अब हमारी मजबूरी समझ लो या आप लोगों के लिए प्रिविलेज समझ लो कि हमें एकेडमिक इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दोनों पढ़ानी है। ठीक है, ये आपका संकल्प बैच है, इंग्लिश डेमो क्लास 1 है। ये आपको 999 में मिलेगा, लेकिन आप 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप कूपन कोड लगाओगे SSC20, आपको 799 रुपये में मिलेगा। ये कूपन कोड 3 दिन वैलिड रहेगा। 3 दिन हमारी डेमो क्लासेस होती हैं। 2 दिन मैं डेमो क्लासेस में आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। तीसरे दिन डेमो क्लास में मैं आपको वोकेबलरी कराऊंगा। एक क्लास अभी मैं वोकेब की कराने वाला हूँ। ठीक है, आज से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं। क्लासेस को आप अपने बाद में अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, ऐसा नहीं है कि ये वाली क्लासेस अभी ऐप में नहीं चल रही हैं। 3 दिन आपको क्लासेस ये यूट्यूब पर मिलेंगी। 3 दिन डेमो होने के बाद ये क्लासेस भी ऐप पर आपको मिल जाएंगी। 3 दिन आपको हैंड रिटन पीडीएफ नहीं मिलेगी। 3 दिन के बाद, डेमो क्लासेस के बाद, इन क्लासेस की भी हैंड रिटन पीडीएफ पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। डाउट ग्रुप रहेगा, टेलीग्राम का डाउट ग्रुप होगा, जिसमें आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप रात को 8 से 9 बजे के बीच आप लोगों के लिए ओपन होगा। आप टीचर को टैग करके क्वेश्चन करोगे। क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, बोर्ड पीडीएफ अलग मिलेगी और हैंड रिटन पीडीएफ अलग मिलेंगे जो क्लास में पढ़ाया जाएगा। मॉक टेस्ट मिलेंगे, टीचर सबको एक्सपीरियंस है, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये मैंने आपकी वैलिडिटी इसकी 2 ईयर रहने वाली है। ये इसका टाइम टेबल है। सुबह 8 बजे मेरी क्लास हुआ करेगी, तो मेरी क्लास 8 से लगभग 9:30 बजे के करीब तक जाया करेगी। 1.5 घंटे में आपको इसमें मैं ग्रामर कराने वाला हूँ। 10 बजे राहुल सर मैथ्स की क्लास लेकर आ जाएंगे। 12 बजे से रीजनिंग की क्लास है। 1 बजे से आपकी स्टैटिक जी के सोनवीर सर, और रिकॉर्डेड मिलेगी आपको नवीन सर की स्टैटिक जी के, इसमें वो रिकॉर्डेड है, जब आप चाहो देख सकते हो। 2 बजे पॉलिटी हिस्ट्री, 3 बजे संजीव सर इंग्लिश कराएंगे। ठीक है, और 5 बजे से जियो इकोनॉमिक्स होगी, और 6 बजे केमिस्ट्री है। कंप्यूटर की क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं होंगी, लाइव होंगी, बाद में शुरू होंगी, है ना, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो प्री में नहीं आता है। तो बाद में क्लासेस होंगी कंप्यूटर के, लाइव कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड नहीं होंगी। आज से रजिस्ट्रेशन है, मतलब आज से क्लासेस शुरू हैं।
आपको बैच कैसे, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है कैसे बैच परचेज करें, RW एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां आपको ये मिलेगा। यहाँ पेड क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये बैच मिलेगा, यहाँ पर आप बाई नाउ लगाओगे, यहाँ पे अप्लाई कूपन करोगे, ये डालोगे और आपको बैच ये मिल जाएगा। इस बैच में साथ के साथ ही फ्री आपको जीएस के लिए प्रैक्टिस बैच बिल्कुल फ्री मिल रहा है। संकल्प बैच प्रैक्टिस बैच ये यूट्यूब पर नहीं होगा। ये जो संकल्प फाउंडेशन बैच लेने वाले हमारे स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं के लिए होगा, जिसमें दिग्विजय सर, आपको पता ही है उनका क्या लेवल है, यूपीएससी स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते हैं। वो आपको क्या कराएंगे, जीएस की पर डे प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। उससे अलग सोनवी सर का स्पेशल, सॉरी संजीव सर का स्पेशल बैच 3999 में आप उनका बैच ले सकते हो। इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगी। ठीक है। क्लासेस आज से ही शुरू हो रही हैं। अब मैं अपनी बात कर लेता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं लेके आया था, तो मैं 5 मिनट आपसे अपनी बात करना चाहता हूं स्ट्रैटेजी के बारे में। पहली बात, आपको ये डाउट नहीं करना है कि सर इस बैच से क्या सीडीएस निकल जाएगा, एनडीए निकल जाएगा, एमटीएस के लिए इनफ है, सीएचएसएल के लिए इनफ है, सीजीएल के लिए इनफ है। ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। क्या सर DSSB के लिए इनफ है, क्या टीचिंग एग्जाम्स के लिए इनफ है, ये क्वेश्चन आपको पूछना ही नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए इनफ है। इस बैचेज में मैं आपको एकेडमिक इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दोनों कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि सर एक बार में एक साथ एक ही क्लास कराओगे? अभी फिलहाल मैं आपको लगभग 1 महीने 1.5 महीने सिर्फ 1.5 घंटे ग्रामर की क्लास दूंगा। उसके बाद मैं वोकैब की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ग्रामर कंप्लीट होते ही मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस कराऊंगा। आपको नोट्स नहीं बनाने, मेरे से आप पढ़ रहे हो, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है नोट्स बनाने में। ठीक है मेरे भाई। फिर क्या करोगे आप, आपके पास ये मेरी ग्रामर गुरु इंग्लिश की बुक होनी चाहिए, और 3 डेमो क्लासेस जब तक मैं आपको दे रहा हूं, मंडे तक अगर आप अब ऑर्डर करोगे आ जाएगी आपके पास, और तब तक मैं आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश ही कराऊंगा। इस ग्रामर गुरु बुक में सिर्फ ग्रामर है, मैं पहले ही बता रहा हूं। आप बोलो सर इसमें वोकैब है, वोकैब नहीं है, ग्रामर है। बुक की प्राइस 89 रुपीज है। अब चूंकि बुक में सिर्फ ग्रामर है, 84 पेजेस की बुक है, तो प्राइस भी कम है। नोट्स आपको बिल्कुल नहीं बनाने, लेकिन जब आप मेरे से पढ़ोगे तो बुक, आपका जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं वो चैप्टर बुक का ओपन होना चाहिए सामने आपके पास, या तो वो स्लिप जो होती हैं जो हम पेजेस पर चिपका देते हैं वो वाली, या आपके पास सिंपल A4 शीट हो। कुछ एडिशनल बातें मैं बता रहा हूं वो आपको लिखते हुए चलना है। बुक को सजाना नहीं है कि आपको ये बुक अपने बच्चों को गिफ्ट करनी है, नहीं। जो एडिशनल बातें मैंने बताई वो आपने पेज में लिखी और बुक में उसी चैप्टर के साथ स्टेपल कर दिया उन्हें। बुक को पढ़ना है, स्टेपल कर दिया। आपको बुक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सजा के रखनी है। पूरी इंग्लिश मैं भी पढ़ाऊंगा, पूरी इंग्लिश संजीव सर भी पढ़ाएंगे। आप कौन से पढ़ना है तो ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज वो कराएंगे। मेरे से पढ़ना है तो मैं भी ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलो, प्रैक्टिस के लिए आपको कोई बुक अभी नहीं लेनी है, कोई भी बुक प्रैक्टिस के लिए नहीं लेनी है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर, ये आपको ज्वाइन करना है। और सबसे अच्छी बात आपको क्या मिलेगी, जो मैंने आज क्लास में पढ़ाया उसी के मिनिमम 10 क्वेश्चन, मिनिमम बता रहा हूं मैं, 10 क्वेश्चंस मैं आपको क्विज के रूप में दूंगा। अब बताओ इससे शानदार प्रैक्टिस आपको क्या होगी। हमेशा आप लोगों की ये डिमांड रही हो, हमेशा ये डिमांड रही है आप लोगों की कि सर जितना पढ़ाया है ना उसके लिए रोज प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दीजिए। तो ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। जो मैंने आज पढ़ा है, आज मैं इंट्रोडक्शन भी पढ़ाऊंगा, तो आज जो मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा उनके भी मैं आपको क्या दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। जितना मैंने पढ़ाया कम से कम 10 क्वेश्चन, ये ज्यादा हो सकते हैं। आपको पर डे एक फिक्स टाइम पर, पर डे फिक्स टाइम पर आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री होंगे। ओके। चलो, उसके बाद में सिलेबस की बात कर लेता हूं। आपका जो सिलेबस में ग्रामर का पार्ट है वो कॉमन एरर है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फ्रेजल वर्ब आप वोकैब में भी रख सकते हो, ग्रामर में भी रख सकते हो। इससे अलग जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, मैं जैसे बोल दिया
काइंड ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस लिख देता हूं मैं। अब इसमें काइंड भी आ जाएगा, टाइप भी आ जाएगा, मैं आपको लिख दूं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच ये पहले नहीं पूछी जाती थी, अब पूछी जाने लगी है। ये ग्रामर का रहने वाला है पार्ट। स्टार्टिंग में हम ग्रामर की क्लासेस कर रहे होंगे। जैसे ही लगेगा ग्रामर की क्लासेस अब सही टाइम है वोकैब की क्लासेस शुरू करने का, तो फिर मैं आपके लिए वोकैब की क्लासेस ले आऊंगा। वोकैब में आपको साइनोनियम्स पढ़ने हैं, एंटोनियम्स पढ़ने हैं, वन वर्ड पढ़ने हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं, और स्पेलिंग एरर्स आपको पढ़ने हैं। फ्रेजल वर्ब को आप इधर रख सकते हो, उधर की जगह। ठीक है। ग्रामर कंप्लीट होते ही मैं आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस शुरू कर दूंगा। ठीक है। ग्रामर शुरू होते, ग्रामर का जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस शुरू कर दूंगा। मतलब अभी 1-1.5 महीने आपके लिए एक क्लासेस चलेगी, उसके बाद आपके लिए 2 क्लासेस चलने वाली है मेरी, एक वोकैब की और एक कॉम्प्रिहेंशन की। मैं टारगेट लेके चलूंगा, मैं अपना सिलेबस अराउंड 4 मंथ्स में 4 मंथ्स में कंप्लीट कर सकूं, ये मेरा टारगेट है। ऊपर नीचे हो सकता है ना। 4 मंथ्स में ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब तीनों चीजें मैं आपको अच्छे से करा दूं। इस बैच को लेने के बाद आपको दूसरे बैच को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलो, अब ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। कॉम्प्रिहेंशन में आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसे आप PQRS बोलते हो, है ना। PQRS पैराजंबल बोलते हो, अनसीन पैसेज और क्लोज टेस्ट, 3 चीजें आती हैं, ये भी मैं आपको कराऊंगा। अब आप मुझे बताएंगे, क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? करें हम अपना सेशन शुरू। मैंने 5 मिनट में अपनी सारी स्ट्रेटेजी आपको बताई कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले ग्रामर, फिर ग्रामर के साथ साथ वोकैब शुरू कर देंगे, ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन शुरू कर देंगे, और जितना पढ़ाया उसी का रोज मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। जो पढ़ाऊंगा पर डे उसका मिलेगा। उससे अलग मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट होने पर मिनिमम मिनिमम मैं आपको 100 क्वेश्चंस की मैं क्या दूंगा आपको? वर्कशीट भी दूंगा। चैप्टर कंप्लीट हुआ नाउन, तो कम से कम बता रहा हूं मैं, 100 से नीचे किसी भी चैप्टर के नहीं होंगे। ये 200 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं क्वेश्चन। इसमें सारे TCS और एडिक्विटी, इनके PYQ होंगे। नाउन के जितने भी आज तक PYQ TCS ने पूछे हैं या एडिक्विटी ने पूछे हैं, वो सारे उसमें होंगे। प्रोनाउन होने पर प्रोनाउन के सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। एडजेक्टिव चैप्टर कंप्लीट होने पर एडजेक्टिव चैप्टर के जितने भी आज तक TCS या एडिक्विटी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस की आपको वर्कशीट मिलेगी। ठीक है। उस वर्कशीट का मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा। मैं सॉल्यूशन ऐसे नहीं कराऊंगा कि मैंने सॉल्यूशन 250 क्वेश्चन है तो 250 का कराया, नहीं। सॉल्यूशन में आपको टॉप 100 क्वेश्चंस का कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड। चलो अब करते हैं शुरू अपना सेशन। सबसे पहले हम मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आज तक आपको पढ़ाता आया था, कि भाई कोई भी बैच हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले पढ़ाता था, वो भी इंट्रोडक्शन पढ़ाता था। उसका एक रीजन होता है कि जब भी हमको अपना मकान बनाना होता है, तो मकान की जो नींव होती है ना, वो जमीन के अंदर होती है, वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन पूरा मकान उस नींव पर टिका हुआ होता है। अगर हमारी वो नींव ही कमजोर है ना, तो हमारा मकान नहीं चल पाएगा ज्यादा दिन, है ना। तो हमें अपनी नींव स्ट्रांग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो ये जो मैं स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस देता हूं ना, यहां से सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये वो मकान की नींव है। आप नींव के अंदर नहीं रह रहे होते हो, आपके जो रूम्स होते हैं, बाकी सारी चीजें होती है, वो मकान में अंदर होती है। नींव के ऊपर वो सारी चीजें टिकी होती है। तो आप नाउन पढ़ोगे, टेंस पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, उसकी नींव ये सारी चीजें होने वाली है। आप बोलते हो ना, बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाने वाला हूं। आप मेरे से पहले पढ़े होंगे तो आपको क्लासेस थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हमको नए स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रख के पढ़ाना है। ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश क्या है? इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है।
बाइलिंगुअल होंगी चीजें, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी चीजें। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और भाषा जो आती है आपको, वो माहौल में आने से आती है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा माहौल में आना होगा, है ना, थोड़ा सा मेरे रंग में आपको रंगना होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब आप ये मत बोलना सर जी ये 26 लेटर्स क्या होते हैं। ये होते हैं ABC से लेकर Z तक, ये तो सबको आते हैं। अब बोलो सर जी मैं इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हूं, कतई जीरो हूं, तो ये बिल्कुल जीरो कतई जीरो नहीं है ना। आपको ABCD से अगर A से Z तक ABCD भी आती है तो आप जीरो नहीं हो, 0.1 तो आप कम से कम हो। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। A to Z जो लेटर्स होते हैं वो अनब्रेकेबल यूनिट होती है, उन्हें हम और ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे छोटी जो यूनिट है वो लेटर है ना, ये साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर क्या होता है? एक रिटन और प्रिंटेड साइन होता है जो एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है एक लैंग्वेज में। एक भाषा में किसी साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला जो आपका साइन होता है उसे हम लेटर बोलते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में इसे ए साउंड प्रोनाउंस करते हैं, ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इस तरीके से। तो ये हमारे लेटर्स होते हैं। अब देखो हमने पढ़ा लेटर, और लेटर में हमने सुना साउंड। ये साउंड क्या चीज है? साउंड आपको पता ही है, ध्वनि होती है। किसी लेटर के लिए जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो साउंड है। अब इंग्लिश अल्फाबेट में वावल जिसे स्वर बोलते हैं, वावल बोलते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन बोलते हैं, दोनों होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वावल होते हैं। कितने होते हैं? आप बोलोगे सर जी 5। A E I O U। और कॉन्सोनेंट होते हैं आपके टोटल कितने? 21 होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? BCDFGHI, इस तरीके से, मतलब AEIOU से हटा दोगे तो सारे आपके कॉन्सोनेंट बचेंगे। अब बात ये है कि साउंड कितने होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में साउंड टोटल 44 होते हैं, साउंड 44 होते हैं। अब लेटर तो 26, साउंड 44, ये कैसे बात हुई? कुछ बात आप बोलोगे सर जी ना बात जमी नहीं। कि अभी आपने बताया एक प्रिंटेड साइन जिसका साउंड हो वो लेटर है। अब लेटर 26 है तो साउंड 44 कैसे हो गए? मेरे भाई 5 वाउल के 20 साउंड होते हैं, 20 साउंड होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट के 24 साउंड होते हैं। अब बोलोगे ये नहीं आई बात समझ में, अब भी आएगी। मैंने बोला, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, CAT इसे हम क्या बोलते हैं? कैट। अब मैंने बोला CYCLE इसे हम बोलते हैं साइकिल। यही बोलते हैं ना मेरे भाई, यहां तक तो किसी को कोई एतराज नहीं है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर, 26 लेटर के 44 साउंड, 5 वोवल के 20 साउंड, और 21 कॉन्सोनेंट के 24 साउंड। अब साउंड कैसे? लेटर 26 तो साउंड 44 कैसे हुए, मैं वो आपको डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। यहां पर सी को मैंने क्या बोला है? यहां पर सी को मैंने कैट बोला है, का। यहां पर जो सी का साउंड है, वो सी का जो साउंड है यहां पर मेरे भाई, यहां पर जो सी का साउंड है वो कै का साउंड है। यहां पर जो सी का साउंड है वो से का साउंड है। यहां पर सी का से का साउंड है। अब ये बात इतना आप सब जानते हो, अब मेरी बात प्रूफ हो गई आपके सामने। मेरी बात आपके सामने प्रूफ हुई कि भाई मैं सी को कै भी पढ़ पा रहा हूं, सी को से भी पढ़ पा रहा हूं। इसका मतलब एक लेटर के एक से ज्यादा साउंड हो सकते हैं। हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बताओ, आप मुझे बताओ। एक लेटर के एक से ज्यादा साउंड हुए, तो अगर मेरे पास 26 लेटर है तो 44 साउंड हो सकते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस लेटर का क्या साउंड है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। कोई अपने आप को इंग्लिश में बहुत अच्छा मानता है, उससे पूछना इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, फटाक से बताएगा 26 होते हैं। उससे पूछना साउंड कितने होते हैं, कितने होते हैं, मतलब नॉर्मली नहीं बता पाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो तो इतनी बारीक से आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
अब साउंड से हम आ रहे हैं वर्ड पर। अब ग्रुप ऑफ लेटर्स हमारा वर्ड होता है। अब मैंने आपके सामने दो बातें लिखी, TECHER, अब मैंने लिखा TEACHER। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 7 लेटर है, ग्रुप ऑफ लेटर है मेरे भाई। ग्रुप ऑफ लेटर है या नहीं है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है या नहीं है? तो दोनों ग्रुप ऑफ लेटर्स है, दोनों ग्रुप ऑफ लेटर्स है, दोनों ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेकिन मेरे भाई इसे आप वर्ड नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इस ग्रुप ऑफ लेटर्स का कोई मीनिंग नहीं होता है। TECHER कोई मीनिंग नहीं होता है, ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसका एक मीनिंग नहीं है। हाँ, ये एक वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसका एक मीनिंग है। तो ऐसे लेटर्स का ग्रुप जिसका एक मीनिंग हो हमारा वर्ड कहलाता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, अ कंप्लीट मीनिंग देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, इसका एक मीनिंग होगा, तो वर्ड पे पहुंचे हम। हमने पढ़ा इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसके अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। लेटर क्या होते हैं? जिसका एक साउंड होता है। तो 26 लेटर के टोटल 44 साउंड हो गए। लेटर्स को अगर मैंने मिलाया तो मेरा वर्ड बना। अब देखो ना, सारी जो इंग्लिश की बोलते हैं ना कि उत्पत्ति से, मान लो आप यहां से सारी चीजें यहीं से चलेंगी। ठीक है, चलो। अब मैं लेटर्स का ग्रुप बना, वर्ड्स का ग्रुप बना रहा हूं। अब ये आपने पढ़ा ग्रुप ऑफ लेटर्स, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे हम। लेटर्स के ग्रुप से वर्ड बना, वर्ड के ग्रुप से क्या क्या बन सकता है? वर्ड के ग्रुप से तीन चीजें बन सकती हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। आज की बेसिक क्लास में हम यही तीन बातें जानेंगे मेरे भाई। ये वो बेसिक है जिसके बिना मैं इंग्लिश आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। इतना आपको आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आए ना आए, इतनी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। बस मुझे इतना बता दीजिए, अब तक जो मैंने आपको बताया वो चीजें क्लियर हुई? वो ऐसा तो नहीं है रटनी पड़ी हो, कुछ नई पुरानी बातें हो, वो मैं नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं क्या जो मैंने अब तक आपको बातें बताई वो बातें आपको क्लियर हुई? वो बातें क्लियर हुई? लेटर्स के ग्रुप से वर्ड बना, वर्ड्स के ग्रुप से फ्रेज बना, वर्ड्स के ग्रुप या तो फ्रेज होगा या क्लॉज होगा या फिर सेंटेंस होगा। या तो फ्रेज या क्लॉज या सेंटेंस होगा, तीनों में से एक चीज होंगी। ठीक है, चलो पहले मैं फ्रेज की बात करता हूं। A phrase is the group of related words that does not have a subject and a verb and does not express a complete thought. फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है या जो कंप्लीट थॉट को नहीं रिप्रेजेंट करता है। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। यह पूर्ण विचार को व्यक्त नहीं करता है। यह सेंटेंस में एक यूनिट की तरह काम करता है, यूनिट की तरह काम करता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब फ्रेज के कीवर्ड्स आप लिख लो। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होगा, अकेला सेंटेंस के नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल है इन द मॉर्निंग। क्या इन द मॉर्निंग पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं है। मैंने बोला आ ब्यूटिफुल फ्लावर, मैंने बोला वेरी क्विकली, अंडर द टेबल, ये हमारा फ्रेज हो गया। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन। तो एक वर्ड हो सकता, मतलब दो वर्ड्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं होगा, आपका क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा।
अब आप बोलोगे सर जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो क्लॉज भी हो सकता है, फिर मैं कैसे पहचानूंगा ये फ्रेज है या क्लॉज है? बताओ। अब आप क्लॉज समझ लो, क्लॉज को बोलते हैं हम उपवाक्य। A clause is a group of words that contains a subject and a verb. ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। अब यह कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इट मे और मे नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग। अगर इसने कंप्लीट मीनिंग दे दिया तो यही सेंटेंस है, और नहीं दिया तो ये सिर्फ क्लॉज है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर होता है। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैंने बोला ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा है। आप बोलोगे सर जी ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब पेयर है, इसलिए ये क्लॉज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी था, वहां सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं था, यहां ही सब्जेक्ट इज वर्ब है, इसलिए ये क्लॉज है। और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसे मैं सेंटेंस भी बोल सकता हूं। ठीक है, मैंने बोला व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई थी। मैंने बोला व्हेन शी अराइव्ड मतलब जब वो आई थी उस टाइम पर। अब क्या हुआ, इसने कंप्लीट सेंस नहीं दिया, तो मेरे भाई ये एक हमारी क्लॉज है, ये सेंटेंस नहीं है। ये मेरा सेंटेंस भी है, क्लॉज भी है। अब इनको आप डिटेल में धीरे 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 सीखेंगे, एक दिन में आप नहीं सीखने वाले हो। आप बोलो सर जी मैं एक दिन में सारी बातें सीख जाऊं, नहीं सीखोगे, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होंगी। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैंने बोला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब इससे पूरी बातें नहीं पता लगी, इससे पूरी बातें नहीं पता लगी कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब इट सब्जेक्ट है, वॉज रेनिंग वर्ब है, इसका मतलब ये क्लॉज है। अब कहने का मतलब इतना आसान है, अगर सेंटेंस में, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट वर्ब पेयर है तो क्लॉज हो जाएगा, नहीं है तो फ्रेज हो जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर सब्जेक्ट वर्ब पेयर है तो वो मेरा क्लॉज हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं है तो मेरा फ्रेज हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलो, अब यहां आपको बातें सुनने को मिली कि सर सब्जेक्ट और वर्ब पेयर। अब बस थोड़ा सा सेंटेंस को और एक बार देख लीजिए। ये वो बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, जिनके बिना आप, अब ये वही बात है कि आपने मकान बनाने लगे हो, नींव नहीं खोदी है, नींव नहीं जमाई है, आप सीधा जमीन पे दीवार चिन्हना आपने शुरू कर दिया। ऐसी दीवार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, बात को समझ लेना। आपको लग रहा होगा बोरिंग कि सर मैं यार नीचे में जमीन क्यों खोद के अपनी नींव रख रहा हूं, ये तो है ना। तो ये वही आप गलती करोगे कि आप अपना मकान बना रहे हो और जमीन से सीधा आपने दीवार को चिनना शुरू कर दिया है। नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना मजबूत होगा। तो इसलिए ये मैं बोलता हूं ये इंग्लिश की नींव है, ग्रामर की ये नींव है, ये फाउंडेशन है। जितना मजबूत होगा उतनी आपकी पूरी ग्रामर आपको अच्छे से समझ में आएगी। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस देता है, बस इसमें इतना अंतर है। फ्रेज और क्लॉज में इतना अंतर होता है, सॉरी क्लॉज और सेंटेंस में, सेंटेंस एक कंप्लीट अर्थ ही देता है, क्लॉज कई बार कंप्लीट अर्थ नहीं भी देती है। जैसा आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, सी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। अब बार बार एक बात आ रही है कि सर जी सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। तो अब मैं सेंटेंस पर पहुंचूं। देखो हम कैसे कैसे हमने अपनी यात्रा तय की। हमने बोला इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। ये लेटर्स के ग्रुप से वर्ड बनता है, लेटर्स के ग्रुप से क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड के ग्रुप से या तो बनता है फ्रेज या बनता है क्लॉज, और वही बनेगा सेंटेंस। क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंस का ग्रुप अगर सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं है तो फ्रेज है, अगर सब्जेक्ट वर्ब पेयर है तो या तो वो क्लॉज होगा या सेंटेंस होगा। अंडरस्टूड? चलो, अब मैं सेंटेंस तक पहुंच चुका हूं।
अब सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं मेरे भाई, अब से पहले ये चीजें नहीं पूछी जाती थी, अब ये चीजें पूछी जाने लगी हैं एसएससी में। देख लो, ये सेंटेंस का जो ये पार्ट है ना, ये आपकी ग्रामर की, मैं बता रहा हूँ यूपी बोर्ड की, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर ग्रामर की अपनी 7th क्लास की, 8th क्लास की, 6th क्लास की अगर बुक निकालोगे तो वहां आपको ये दिख जाएगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट डूअर और नॉन डूअर हो सकता है, दो ही पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब यहां पर बताना है आपको सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। मैंने बोला द मैन मेरा सब्जेक्ट है, बाकी वाला पार्ट प्रेडिकेट है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे मैंने लिए हुए क्वेश्चन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने के। चलो सबसे पहले ना हम कोशिश करते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। देखो हमारा जो बेसिक है ना ये पहचानने का, वो है वर्ब। अगर वर्ब से पहले मुझे आंसर मिल रहा है व्हाट या हु का, अगर मुझे वर्ब से पहले व्हाट या हु का आंसर मिल रहा है तो वो मेरा सब्जेक्ट होता है। और वर्ब के बाद अगर मुझे व्हाट या whom का आंसर मिल रहा है तो वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि प्रेडिकेट में ना ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं, मुझे व्हाट या who का आंसर ढूंढना है वर्ब से पहले, वो मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने बोला द मैन टेस्टेड द फूड, अब मैंने देख लिख दिया, मैंने टेस्टेड से पहले व्हाट लिख दो या हु लिख दो, जो आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। अब ये भूल जाओ, वर्ब से पहले टेस्टेड वर्ब है, V2 है, वर्ब से पहले व्हाट या वो का आंसर ढूंढो। मैंने बोला व्हाट टेस्टेड द फूड, क्या टेस्ट फूड हुआ, आप बोलोगे नहीं आंसर। मैंने बोला हु टेस्टेड द फूड, अब जैसे ही आपने हु टेस्टेड द फूड बोला आपको मिला द मैन, इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मैन। बात समझ में आई मेरे भाई, बात समझ में आई, अंडरस्टूड है। मैंने बोला वर्ब से पहले व्हाट या हु का आंसर कर लो, जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। यहां मेरी वर्ब है ना, टेस्टेड है, वर्ब V2 है, इससे पहले व्हाट या हु लगाओ, व्हाट टेस्टेड या हु टेस्टेड, आपको पता लगा व्हाट टेस्टेड डिलीशियस, व्हाट टेस्टेड डिलीशियस, आप बोलोगे फूड टेस्टेड डिलीशियस, तो मेरा सब्जेक्ट फूड हो गया, द फूड हो गया। अब ये नहीं होगा हमेशा सब्जेक्ट पहले ही होगा, हमेशा सब्जेक्ट पहले ही होगा ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्ट कई बार आपको पीछे भी दिया जा सकता है। अब मैंने बोला द वॉज कैचिंग कॉट बाय द पुलिस, अब मैंने बोला व्हाट कॉट बाय द पुलिस या हु कॉट बाय द पुलिस, आपने बोला जी द थीप कॉट बाय द पुलिस, तो आपको हु का आंसर मिला, हु कॉट बाय द पुलिस, आप बोलोगे द थीप, इसका मतलब ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। हु रोटा लेटर, किसने एक लेटर लिखा, आपने बोला जी विपिन ने एक लेटर मिला लिखा, इसका मतलब विपिन मेरा सब्जेक्ट है। आपने बोला देखो बॉट V2 है, आपने बोला हु बॉट अ न्यू फोन, किसने न्यू फोन खरीदा, आप बोलोगे जी माई ब्रदर ने खरीदा, इसका मतलब माई ब्रदर मेरा सब्जेक्ट है। हैज रिटन अ लेटर, हु हैज रिटन अ लेटर, नहीं मिला आंसर। मैंने बोला व्हाट हैज रिटन, व्हाट हैज रिटन, व्हाट हैज बीन रिटन, आप बोलोगे द लेटर हैज बीन रिटन, इसका मतलब लेटर मेरा सब्जेक्ट है। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई कि भाई अगर मुझे वर्ब से पहले, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले व्हाट या हु का आंसर मिलेगा वो मेरा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब बचा हुआ सारा पार्ट प्रेडिकेट है, तो इसलिए मैं सीधा सीधा अब लिखूंगा, अब मैं सीधा सीधा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखूंगा। यहां आपको ये पार्ट मिला था, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, बचा हुआ सारा पार्ट प्रेडिकेट है। ठीक है, द फूड सब्जेक्ट है, ये बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट है। आपको अभी बोरियत लग रही होगी चीजें, मुझे पता है, कि आपको चाहिए वो सीधा मसाला, किसी नाउन में चाहिए से नहीं लगती है ना, लगेज बैगेज ये वो, भाई बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा ना
तो बार बार ऐसा रहेगा ना कि आपको कमी लगेगी, बार बार बैचेस खरीदते रहोगे। जब आपने बेसिस कर लिया ना, जिस दिन आपने बेसिस क्लियर कर लिया, उस दिन आप देखना कि आपको इंग्लिश अगर हिंदी से इजी ना लगने लग जाए। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, अब इसका मतलब द थीफ सब्जेक्ट है, बाकी का सारा पार्ट मेरा प्रेडिकेट है। ठीक है, यहां पर विपिन मेरा सब्जेक्ट है, रोट अ लेटर ये मेरा प्रेडिकेट है। यहां पर माय ब्रदर सब्जेक्ट है, बॉट ये वाला पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हुआ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लियर हुआ। और यही फिर मैंने आपको बताया, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होते ही हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारी चीजें प्रेडिकेट है। जैसे मैंने बोला सब्बो इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब मैंने इससे पहले हु लिखा, हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, आपने बोला सब्बो, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, बाकी पूरा पार्ट प्रेडिकेट। आर प्लेइंग आउटसाइड प्रेडिकेट, एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली प्रेडिकेट हो गया, पूरा कंप्लीट पार्ट प्रेडिकेट हो गया। अंडरस्टूड है भाई, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा पार्ट मेरा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हाँ ये सब हमने कर लिया। अब हम सेंटेंस में ही आता है, प्रेडिकेट का पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट का पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि भाई मैं ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानूंगा किसी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्योंकि प्रेडिकेट से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने, क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, टीचिंग एग्जाम्स में प्रेडिकेट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ना, वो करेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मेरा आधार फिर से सेम सेम वही है, वर्ब मेरा आधार है। वर्ब से पहले व्हाट या हु का रिप्लाई सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद व्हाट या वूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट दो चीजों के होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ दो ही चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं। नहीं भाई, सब जब तक कंटिन्यू नहीं कर सकता आगे की चीजें, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे। अब मान के चलो आप इंग्लिश पढ़ने बैठ रहे हो, अब बच्चे को आप किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हो, है ना, आप कोई मान के चलो 4-5 साल का बच्चा इंग्लिश सिखाना है, क्या आप उसे बिना एबीसीडी सिखाए सिखा सकते हो इंग्लिश? एबीसीडी सिखानी जरूरी है। ऐसी आपको अगर ग्रामर सिखानी है, तो ये सारी बेसिक चीजें करानी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब ये चीजें देखो, मैं बोल रहा हूं, मैं पूरी कम से कम मेरी बात नोट कर लेना, कम से कम 1000 बार मैं ये बात बताऊंगा, 1000 बार ये बात बताऊंगा, 1000 टाइम्स आई विल रिपीट दिस कंसेप्ट 1000 टाइम्स। 1000 बार में ये बात बताऊंगा आपको, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। इसलिए सीख लो, यहां समझ लो अच्छे से। कैसे? मैंने बोला ही सब्जेक्ट है, इज राइटिंग अ लेटर, ही सब्जेक्ट है, हु इज राइटिंग अ लेटर, मुझे आंसर मिला ही, ये सब्जेक्ट है। अब ये प्रेडिकेट है पूरा का पूरा, लेकिन मैंने आपको बताया इज राइटिंग वर्ब है, वर्ब के बाद ही इज राइटिंग व्हाट, इज राइटिंग वर्ब है, वर्ब के बाद व्हाट या वू का आंसर ढूंढो। ही इज राइटिंग व्हाट, वह क्या लिख रहा है, राइटिंग के बाद व्हाट लगा दो, क्या लिख रहा है, आ लेटर, इसका मतलब ये ए लेटर ना ऑब्जेक्ट है, किसका, वर्ब का। ये तो हो गया एक तरीका ढूंढने का। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, वर्ब के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होगी वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। इज राइटिंग वर्ब है, आ लेटर नाउन है, इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां बताऊंगा, प्रेपोजिशन की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना, ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, प्रेपो है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। मोहन विल असिस्ट द बॉय, अब मैंने बोला मोहन सब्जेक्ट है, विल असिस्ट वर्ब है, असिस्ट वर्ब है, वर्ब के बाद द बॉय जो मेरा नाउन आया है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब के बाद जो नाउन आया है ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला सब्बो रोटा लेटर, सब्बो सब्जेक्ट, रोट वो वर्ब के बाद वाली नाउन सीधा सीधा वर्ब का ऑब्जेक्ट होती है।
इतना आसान है जिससे आप पता नहीं क्यों डरते हो। और ये चीजें अगर आपने सीख ली तो आपने इंग्लिश सीख ली। अगर ये चीजें समझ आ रही है तो मतलब इंग्लिश समझ आ रही है। इंग्लिश सीख ली और ये चीजें नहीं सीखी तो इंग्लिश में प्रॉब्लम आपको आनी ही आनी है। ठीक है। द टीचर टॉट द स्टूडेंट, द टीचर टॉट वर्ब है, V2 है। अभी आपको अगर वर्ब नहीं समझ आ रही है तो वो कल की क्लास में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ाने वाला हूं। कल की क्लास में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। द टीचर सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, द स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला सी गेव मी अ पेन, यहां तो दो ऑब्जेक्ट है, यहां तो दो ऑब्जेक्ट है। मी भी ऑब्जेक्ट है और आ पेन भी ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो वर्ब के दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसे कैसे? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर वोम का आंसर है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वट और वोम दोनों आंसर है, तो वट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वोम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बोला सी गेव, अब मैंने दो क्वेश्चन करे, वट और वोम। अब वट का आंसर है सी गेव वट, उसने क्या दिया? आपने बोला जी आ पेन, आ पेन, तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मैंने बोला टू वूम, उसने बोला मी, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। चलो, अब ऑब्जेक्ट क्या सिर्फ वर्ब के हो सकते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का, वर्ब के बाद डायरेक्ट नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और अगर वर्ब के बाद वट और वूम दोनों का आंसर आता है तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होंगे। ठीक है। जैसे रोहन गेव मी 2 बुक्स, ये बात मैंने आपको अभी बताई। रोहन गेव से दो आंसर पूछो, वट और टू वूम। अब मैंने बोला रोहन गेव वट, आपने बोला 2 बुक्स, वट का आंसर मिला 2 बुक्स, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मैंने बोला रोहन गेव टू वूम, रोहन ने दी, किसे दी थी किताब, किसे दी थी? आपने बोला मी, जो ये मेरा मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। भाई साहब ये है बेसिक्स इंग्लिश का। कैसे कैसे हम बढ़े, मैं सारी चीज आपको रिवाइज कराता हूं। मैंने बताया इसमें लेटर्स होते हैं कितने? लेटर्स होते हैं 26। लेटर्स के ग्रुप से मेरा वर्ड बना था, वर्ड्स के ग्रुप से मेरा, मैंने आपको पहले फ्रेज बताया था, फिर मैंने क्लॉज बताया था, फिर मैंने सेंटेंस बताया था, सेंटेंस में मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, फिर मैंने प्रेडिकेट बताया। अब आपको सेंटेंस ही तो पढ़ने हैं। आप ऐसे मान के चलो आप किसी फैमिली में रह रहे हो, फैमिली मेंबर को ही नहीं जानते हो, और आप सोच रहे हो मैं इस फैमिली में बहुत अच्छे से घुल मिल के रह लूं, नहीं रह पाओगे। जब तक उस फैमिली के फैमिली मेंबर से आप परिचित नहीं होगे, नहीं रह पाओगे। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा? सेंटेंस के थ्रू पढ़ाऊंगा। और अगर आपको सेंटेंस के पार्ट ही नहीं पता है, आप कैसे सीखोगे? लेटर से वर्ड बना, वर्ड से फ्रेज बना, फ्रेज से क्लॉज समझाया, सेंटेंस समझाया, सेंटेंस के सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझाया, और प्रेडिकेट में फिर मैंने आपको वर्ब का ऑब्जेक्ट समझाया, वर्ब के ऑब्जेक्ट समझाए। और अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। अब प्रेपोजिशन हमारी होती है इन, एट, ऑन, ये सब हमारी प्रेपो होती है। क्या होती है? ये सब हमारी प्रेपो होती है। अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आती है तो वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। भाई कुछ इश्यू आ रहा है क्या कैमरे में? बताओ। हैं? अब ठीक है मेरे भाई? अब ठीक है? नहीं देखो, फ्रेज के टाइप जब मैं फ्रेज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्लॉज के टाइप जब मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, है ना? आज की तो अगर आप 50% बातें भी समझ पा रहे हो ना, तो इंग्लिश आप 100% समझने वाले हो।
क्यों ये ऐसे है, देखो, जब आप किसी फैमिली में गए, आप फैमिली में जब जाओगे तो आपको परिचय कराया जाएगा 10 लोगों से, ये है, ये है, ये है, ये है। आपको सारी बातें, सारे लोगों का नहीं पता चलेगा, नाम नाम थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, करेक्टर नहीं पता चलेगा। जब आप उस फैमिली में रहने लगोगे, सबका आपको पता है, ये है, ये है, इससे मेरा ये रिश्ता है, वो रिश्ता है, तो आप उनके बीच रह के उनके बिहेवियर से परिचित हो गए, है ना। तो ऐसे ही जब मैं आगे आपको ये सारी बातें बताऊंगा, तो आप फिर से सब्जेक्ट आएगा, फिर से प्रेडिकेट आएगा, फिर से वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्लॉज आएगा। तो मैंने पहली बार आपको ये बातें बताई, तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। मान के चलो किसी दुल्हन को नई नई किसी की शादी हुई, अगर आपने उस फैमिली में जाकर उसको यही नहीं बताया ये तेरी सासू माँ है, ये तेरी ननंद है, ये तेरा देवर है, ये जेठ है, ये ससुर है ना, तो वो कैसे फैमिली में सरवाइव कर पाएगी, है ना। वो सासू माँ को दीदी बोलने लगेगी, है ना, और ननंद को वो जी मम्मी जी बोलने लगेगी, तो पूरे खिचड़ी पक जाएगी। तो ये समझाना उसे बहुत जरूरी है, भाई तेरा इन सबसे ये रिश्ता है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही आपको भाई ये सब चीजें पढ़नी है, तो कम से कम आप, अभी आपको इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीजें बार बार बताई जाएंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, मुझे सिर्फ 15 डेज दे दो, 15 दिन मुझे दे दो, उसके बाद अगर आपका इंग्लिश का डर रह जाए मुझे बता देना। मात्र 15 दिन, 15 दिन में आपको चीजें हो सकता है 10% समझ में आए, 20% समझ में आए। 15 दिन के बाद अगर आपको इंग्लिश 90% समझ ना आने लगे, मत पढ़ना इंग्लिश, किसी और टीचर से पढ़ लेना, जहां से मन करे वहां से पढ़ लेना। मात्र 15 दिन दे दो, 15 दिन आपको ये चिंता नहीं करनी, इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है। एक प्रॉमिस मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आपने मुझे 15 दिन मन से दिए, तो आपका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से तो नहीं रुकेगा। आपका सिलेक्शन जीएस की वजह से रुक जाओ, मैथ्स की वजह से रुक जाओ, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, इंग्लिश की वजह से नहीं रुकने वाला है। ये प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। तो 15 दिन आपको बस मुझे देने हैं भाई, ये कुछ करो कैमरे का यार। हाँ, आप पैसेज पढ़ना भी सीखोगे, सब सीखोगे, ठीक है। ब्लर का जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, चलो। अब मैंने बताया भाई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, देखो लॉफ क्या है, वर्ब है, V2 है, लॉफ्ट करना इसे, ठीक है, वर्ब है। अब हु लव्ड, आप बोलो दे, इसका मतलब दे सब्जेक्ट है, लव्ड वर्ब है, एट प्रेपोजिशन, प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। अब यहां पर दो बातें लिखो, इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ में नाउन, एक तो यार में नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बातें लिखनी है। इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या प्रेपोजिशन का, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है, बस बात खत्म। अब पहचान लिया आपने कैसे। तीसरा लिखो, वर्ब के बाद प्लस, वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन। ये जो वर्ब के बाद या की नाउन या प्रोनाउन है, वर्ब की ऑब्जेक्ट है, वर्ब के ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला प्रेपो प्लस नाउन या प्रोनाउन, ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, प्रेपो के ऑब्जेक्ट्स हैं। वर्ब के बाद नाउन, वर्ब के ऑब्जेक्ट, प्रेपो के बाद के नाउन, प्रेपो के ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में मैंने बताया, रोहन के बाद, गेव के बाद वर्ब के नाउन प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट थे,
और लव एट प्रेपो है, प्रेपो के बाद के नाउन प्रोनाउन प्रेपो के ऑब्जेक्ट हो गए। तो इन सेंटेंसेस में आपको बताना है प्रेपो के ऑब्जेक्ट, आप मुझे बताएंगे। आप बोलोगे, बहुत प्यार से करना, ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सीधा सीधा समझना है। आप बोलोगे सर जी द बुक जो है ये मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट इज ऑन द टेबल इज वर्ब है, इससे पहले व्हाट लगाओ, व्हाट इज ऑन द टेबल, आंसर मिला द बुक, इसका मतलब है सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ऑन क्या है, प्रेपो है। अब द टेबल एक नाउन है, इसका मतलब प्रेपो के बाद की नाउन इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। क्या मुश्किल है? आप मुझे ये बताओ, क्या सच में मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करना कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है? क्या मुश्किल है बताओ। मैंने बोला वी वेटेड, अब मैंने देखो वेटेड वर्ब है, V2 है, उससे पहले व्हाट या वू का आंसर ढूंढो, हु या व्हाट। व्हाट वेटेड फॉर द बस नहीं मिला आंसर, हु वेटेड फॉर द बस आपको मिला हु का आंसर वी, इसका मतलब ये मेरा सब्जेक्ट है। वेटेड वर्ब है, फॉर प्रेपो है, प्रेपो के बाद के नाउन प्रोनाउन उस प्रेपो के ऑब्जेक्ट है। पूरी ग्रामर इसी बात पर टिकी है, पूरी ग्रामर इस बात पर टिकी है कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। और ये समझ लो, अगर आपने ये सीख लिया आपने ग्रामर सीख ली है ना। प्रेपो को संबंध सूचक, संबंधवाचक कुछ ऐसे बोलते हैं हिंदी में, है ना। कल मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा के फिर ये सारी चीजें मैं आपसे कल दोबारा पूछूंगा। हाँ जी भाई, देखो कॉम्प्रिहेंशन का जब टाइम आएगा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बैच की ग्रामर, किसी बच्चे की ग्रामर स्ट्रांग है तो मैं उसे डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाने लग जाऊं। किसी स्टूडेंट की, नहीं प्रेपो पूर्व सर्ग नहीं होता है, वो संबंध सूचक करके कुछ होता है। अगर किसी स्टूडेंट की वोकैब ग्रामर स्ट्रांग, वोकैब कमजोर, मैं डायरेक्ट वोकैब पढ़ाने लग जाऊं। यहाँ सबका ध्यान रखते हुए चीजें जीरो टू एडवांस चलेंगी, बेसिक टू एडवांस चीजें चलेंगी, है ना। ये सब होने वाला है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, या और पढ़ना चाहोगे? हाँ, स्टार्टिंग में हम क्लास अभी 1 घंटे ही रखेंगे, धीरे धीरे, मैंने बोला मुझे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्लियर होने लगेंगी चीजें, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज मैंने जितना बेसिक आपको बताना था ना उतना बेसिक बता दिया। अब आगे का जो बेसिक है ना, मैं एक बार आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ा दूंगा तब मैं आपको आगे का बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैंने आज आपको जितना बढ़ाया है, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, उतने से मैं अपने टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है, इससे मैं आपको उतने से क्वेश्चन पूछूंगा, जो आज पढ़ाया उसी से क्वेश्चन पूछूंगा, कम से कम 10 क्वेश्चंस। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर ये डालना है, इंग्लिश ई कैपिटल बाय बी कैपिटल विपिन बी भाटी बी सर एस कैपिटल, स्पेस देना नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो मैं इतना जो मैंने आज पढ़ा है इतने के 10 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। एक निश्चित टाइम कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। अगर मेरे से पढ़ रहे हो भाई, ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, बुक इतनी ज्यादा महंगी नहीं है कि हम इससे पैसे कमा रहे हैं। आप बुक से अच्छे नोट्स नहीं बना सकते हो, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बुक जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप जाके पीडीएफ में देखोगे तो बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार बुक देख लेना। आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जो बुक का जो डेमो होता है ना, उसमें जाके देख लेना कि बुक है किस लेवल की। या जिनके पास बुक है एक बार वो कमेंट करके बता देंगे कि क्या वो बुक से अच्छे नोट्स बना सकते हैं। बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, जिनके पास है वो बता दो क्या बुक से अच्छे नोट्स बना सकते हैं, क्या उन्हें नोट्स बनाने की जरूरत है? नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, सीधा बुक बाय करनी है, नोट्स की टेंशन खत्म है। अगर मेरे से इंग्लिश सीख के अच्छे से अच्छे नंबर लाने वाले हो, आपका मतलब आउट ऑफ आउट नंबर लाने वाले हो, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ओके, नोट्स आपको बिल्कुल नहीं बनाने हैं, ओके। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि आपको मैं, आप मेरे से अच्छे नोट्स नहीं बना सकते हो, विद पिक्चर्स आप नोट्स नहीं बना सकते हो। बुक दरअसल ये नोट्स ही है मेरे, जो मेरे क्विक नोट्स होते हैं रिवीजन के लिए, वो नोट्स है बुक जो, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। और फिर मैं वही बात बोलूंगा, आज चीजें कुछ कल कम भी समझ आई हो तो मैंने वो बेसिक्स आपको बताए जो आप बहुत, क्या ना, आपको 7, 6, 8 क्लास में बताए गए हैं, लगभग 10 साल पहले बताए गए थे, आपके माइंड से ही स्किप हो चुके हैं।
आपको आदत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने की, आपको आदत है नाउन पढ़ने की, आपको आदत है एडजेक्टिव डायरेक्ट पढ़ने की, ये बेसिक्स आप स्किप करते हुए आ रहे हो, इसीलिए आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर आप इसने अपने इस बेसिक से स्टिक कर गए, अगर इनको फॉलो कर गए, तो आपको इंग्लिश ऐसे मक्खन की तरह समझ में आएगी, ऐसे लगेगा ना आप मतलब इंग्लिश हिंदी से भी इजी है। और जिन स्टूडेंट्स ने सीख लिया उनको लगती भी है इंग्लिश हिंदी से इजी। ठीक है, 15 दिन मतलब मुझे 3 चैप्टर देने हैं। जब मैं आपको नाउन करा दूं, प्रोनाउन करा दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या सच में इंग्लिश मुश्किल है, क्या आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। 3 चैप्टर तक अगर आपको चीजें 20% 30% भी समझ में आनी है, आती हैं, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। मात्र 3 चैप्टर पढ़ाने दो, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पूरी इंग्लिश के इस जंजाल को आपके लिए खोल के रख दूंगा। और जो पुराने स्टूडेंट है वो बता सकते हैं बात क्या है, मैं हर बैच में यही बात बोलता हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कि 3 चैप्टर नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने दो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद आप देख लेना आप इंग्लिश में पहले क्या अंडरस्टैंडिंग थी और अब क्या अंडरस्टैंडिंग है। ओके मेरे भाई, बुक RW एप्लीकेशन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।